नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सोशल मीडिया पर चल रहे अपने अजीबोगरीब बयान के चलते उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर मानो आपदा ही टूट पड़ी हो। इसके चलते अब उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर एक बयान उनका सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब एक ऐसा ऐप आया है जिसके जरिए कहीं भी बारिश को कम या ज्यादा किया जा सकता है। वह शीघ्र ही इस ऐप का प्रेजेंटेशन केंद्र सरकार को देने जा रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ बयान जारी किया। एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ, और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों। तो धन सिंह रावत का एक अजीबोगरीब बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौसम को लेकर अब एक ऐप का बारे में जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा है कि अब एक ऐसा ऐप आ चुका है जिसके जरिए आप बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो बारिश से अब आप एक ऐप के जरिए आप बारिश को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा अजीबोगरीब बयान देने के बाद से आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अब लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। लगातार सोशल मीडिया पर उनका ये बयान इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी खिल्लियां उड़ाई जा रही है। वहीं बात करें तो कांग्रेस मंत्री हरीश रावत ने इस बयान पर कहा है कि डॉक्टर धन सिंह रावत को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी के कई मंत्रियों के बयान उत्तराखंड से सामने आए थे जो विवादों में रहे थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से एक कैबिनेट मंत्री का बयान इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत है, जिनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह बारिश को प्रेडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब एक ऐसा ऐप बन चुका है जो कहीं बारिश को कम या ज्यादा कर सकता है। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत का मामला भी सामने आया है। वहीं 16 मरीजों ने कोरोना की जंग भी जीती है। अब प्रदेश में 356 एक्टिव केस बचे हैं। कोटद्वार में कोरोना डेल्टा प्लस AY12 वेरिएंट का पहला मामला भी सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को होम क्वारंटीन कर आवश्यक दिशा निर्देश फिलहाल जारी कर दिए हैं। विभाग की टीम लगातार मरीज की निगरानी कर रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मरीज के संपर्क में आए परिजनों और अन्य लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। तो उत्तराखंड को लेकर इस वक्त कोरोना अपडेट जारी कर दिया गया है, जहां पर बीते 24 घंटों में 38 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह देखने में आई है कि AY12 का पहला मामला भी इसमें दर्ज किया गया है। हाँ, तो एक तरफ जहां AY12 का पहला मामला सामने आया है, वहीं अब उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर भी 7 सितंबर कर दिया गया है। जिस प्रकार से अब एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, वहीं अब एक बार फिर से उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो चुकी है, जिसके चलते अब देहरादून में 7 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, जिसमें नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी जिलों के सभी जिलों के डीएम को भी दिशा निर्देशित कर दिया गया है कि वह सभी जिलों में कोरोना नियमों का पालन कराएं। आपको बता दें कि 50 लोगों को सीमित कर दिया गया है शादी समारोह में। वहीं अगर हम अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो अंतिम संस्कार में भी अब 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति इस वक्त जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से देखने को मिल रही है, जहां अब एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शहबाज, जिस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, 38 नए मरीज देखने को मिले हैं, वहीं अब देहरादून में भी कोरोना कर्फ्यू 7 सितंबर तक कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल अनुष्का, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार जो छूट दी जा रही थी, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा ये माना जा रहा है कि लगातार जो नए वेरिएंट्स जो मिल रहे हैं उत्तराखंड में,
आज AY-12 का जो मामला आया है वो भी कहीं ना कहीं एक छूट जिस प्रकार से दी जा रही थी उत्तराखंड में लगातार RT-PCR रिपोर्ट की जो अनिवार्यता थी उसको भी खत्म कर दिया गया था प्रदेश सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं उसी का ये सारा उसी के चलते ये सारी जो संक्रमण का जो रफ्तार है वो एक बार फिर उत्तराखंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनुष्का, शहबाज, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी है कि कोटद्वार में अब डेल्टा प्लस के AY-12 वेरिएंट का मामला सामने आया है, ऐसे में मैं आपसे AY-12 वेरिएंट के बारे में जानकारी चाहती हूँ। क्या है ये वेरिएंट और ये कितना खतरनाक है? जी अनुष्का, बताना चाहूंगा कि AY-12 जो वेरिएंट है, अभी हाल ही में इस वेरिएंट की जो पुष्टि हुई थी, वैज्ञानिकों ने बताया था एक नया म्यूटेंट है जो नया वायरस जो बदल रहा है। और AY-12 काफी घातक और काफी खतरनाक बताया था वैज्ञानिकों ने। अभी हाल ही में इस पर जब शोध हुई तो पता चला कि इस पर वैक्सीन जो है, जितने भी वैक्सीन जो है वो लग रही हैं भारत में, वो कारगर भी साबित नहीं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। और लगातार इसके AY-12 के मिलने के बाद उत्तराखंड में मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। आसपास के जिस जगह पर ये वायरस जो पेशेंट मिला है उसके आसपास के इलाकों को सील करके आसपास के लोगों की जो है जांच करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो इस पर काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है अगर ये AY-12 का जो नया म्यूटेंट है अगर कहीं ये फैल गया लोगों में तो ये कितना घातक साबित हो सकता है, ये तो लोगों को पता है। क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसको लेकर जो चेताया कि इस पर वैक्सीन भी काम नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं काफी घातक हो जाता है। अनुष्का जी, तो शहबाज, जिस तरह से इस वक्त कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में उत्तराखंड में इस वक्त टीकाकरण को लेकर क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? की जैसे कि बात करी जाए तो डॉक्टर धन सिंह रावत जो है वो लगातार उनका जैसे ये कहना था, प्रदेश सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि 31 दिसंबर तक पूरा उत्तराखंड के जितने भी निवासी हैं उनको जो है वैक्सीन जो है वो लगा दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ शासन स्तर पर कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर यूं कहें कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के दबाव में भी इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से RT-PCR की जो रिपोर्ट थी वो हाल ही में उसकी अनिवार्यता को खत्म करना, तो कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के दबाव में चलते ही सरकार ने काम किया था। इस पर विपक्ष भी हमलावर दिखाई दिया था कि सरकार कहीं ना कहीं इन सारी अनिवार्यता को खत्म करके उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की जो लहर है उसको लाना चाह रही है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भी हमलावर है, लगातार हरीश सिंह रावत, गणेश गोदियाल समेत कई विपक्षी तमाम बड़े नेता हैं जो लगातार पुष्कर सिंह धामी को इनके फैसले को लेकर घेर रहे थे। क्योंकि देखा गया था अनुष्का कि कुछ दिन पहले पुष्कर सिंह धामी ने RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म किया, लेकिन एक बार फिर उस कोरोना के मामले बढ़े, नए नए वेरिएंट्स मिलने लगे। इसको देखते हुए RT-PCR रिपोर्ट एक बार फिर अनिवार्य कर दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने फैसले खुद बदल रही है, तो लगातार सवालों के घेरे में खुद आ रही है। तो एक बार विपक्ष को ये मौका मिल गया फिर से सरकार को घेरने का। जी अनुष्का। जी, तो शहबाज, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू भी बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को भी खोल दिया गया है, वहीं देहरादून में भी कई पार्कों को खोलने का काम शुरू हो चुका है जिसमें बच्चों को भी अनिवार्य कर दिया गया है, बच्चे वहां पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जहां एक तरफ सरकार कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को भी खोला जा रहा है, ऐसे में सरकार की दोहरी रणनीति जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इससे क्या कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है? बिल्कुल अनुष्का, सरकार की जो असमंजस की स्थिति सरकार में जो पैदा हो रही है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लगातार घेरे में है, लगातार सवालों के घेरे में है। क्योंकि एक तरफ तो वो कोविड कर्फ्यू की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ छूट दे दी जाती है, व्यापारियों को छूट दे दी जाती है, बाहर से आने वालों को छूट दे दी जाती है, RT-PCR की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाता है। और अभी हाल ही में ये पता चला उत्तराखंड में जो जांच की जो क्षमता है वो 62% घटा दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 62% का ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने प्रतिशत में अगर जांच का दायरा घट जाए तो कहीं ना कहीं राज्य में संक्रमण जो है वो तेजी से एक बार फिर से बढ़ने लगेगा। तो उत्तराखंड में जो स्थितियां पैदा हुई थी, आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसी स्थितियां फिर से पैदा हो जाए, क्योंकि उसी का अंदेशा शायद गवर्नमेंट को भी है। इसकी वजह से 7 सितंबर तक जो कोविड का कर्फ्यू है उसको थोड़ा सा सख्ती, और डीएम को ये भी आदेश दिए गए कि वो अपने स्तर पर वो देख सकते हैं, अगर उनको लगता है कहीं कर्फ्यू में और सख्ती लगाई जाए तो वो डीएम के ऊपर छोड़ा है। शासन ने जो आदेश दिए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि डीएम ही कोविड कर्फ्यू का पालन कराएंगे। जितने भी जहां
जहां जो भी डीएम होंगे वो कोविड कर्फ्यू का पालन कराएंगे। साथ ही वैवाहिक समारोह में आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जो अनिवार्यता है 50 लोगों की, वो भी कर दी गई है। अंतिम संस्कार के लिए भी 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। राज्य में आने के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो है आपके अनिवार्य कर दी गई 72 घंटों की, और साथ ही साथ डबल डोज अगर आप लगा चुके हैं वैक्सीन की तब आपको एंट्री मिलेगी राज्य में। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो सख्ती उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो दिखा रही है, तो उसको ये अंदेशा है कि तीसरी लहर जो मुहाने पे है। लगातार वैज्ञानिक ये बात कर रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के महीने में हो सकता है तीसरी लहर आ सकती है। और जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं और नए म्यूटेंट जो उत्तराखंड में मिल रहे हैं, तो उसका डर जो है वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट को अब सताने लगा है। जी शहबाज, अगर हम स्थितियों की ही बात करते हैं तो लगातार देखने में आ रहा है कि पहाड़ों पर इस वक्त तेज बारिश की वजह से आफत आन पड़ी है। जिस प्रकार से लगातार भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए टीकाकरण अभियान को निरंतर बनाए रखना किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण रहा है? अगर लगातार उत्तराखंड की बात करें अनुष्का, तो उत्तराखंड राज्य में टीकाकरण एक बहुत बड़ी चुनौती शुरुआत से ही बनी है, क्योंकि देखा जाता है बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति हर साल पैदा होती है ये जग जाहिर है। अभी पिथौरागढ़ जैसे तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल फटने से ऐसे हादसे हो गए, कई घर मलबे में दब गए, कई लोग डूब गए, कई लोगों को लापता होने की सूचना है। लगातार मुख्यमंत्री द्वारा हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, जहां जहां आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां के डीएम खुद जाके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कई तस्वीरें उत्तराखंड से बीच सामने आई थी कि लोग नदियां पार करके बड़ी मुश्किल से कोविड टीकाकरण कराने के लिए पहुंच रहे थे, अस्पतालों में पहुंच रहे थे, और उसके बाद भी वहां तमाम तरीके की शिकायत थी कि अगर टीकाकरण लोग लगाने पहुंच रहे थे तो वहां टीके की उपलब्धता नहीं थी, टीके खत्म हो जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पूरी तरीके से टीकाकरण करना भी उत्तराखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, और हर एक लोगों को टीकाकरण करना 31 दिसंबर तक देखने वाली बात होगी कि क्या उत्तराखंड सरकार अपने किए गए वादे पर अमल कर पाती है या फिर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज आपको इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के अपडेट इस वक्त हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त कोरोना का खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर सतर्क भी नजर आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रंजीत रावत के चमोली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। विधानसभा चुनाव 2022 को फतेह करने को लेकर जिला पंचायत सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की। इस दौरान रंजीत रावत ने कहा कि भाजपा की सरकार नारे और भाषणों की सरकार है, इनको जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान समय में जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, कहीं पर जनता के बीच खुशी देखने को इस वक्त नहीं मिल रही है। तो हाल हमारा रोजगार का हुआ है, जैसे मैंने कहा चारधाम का, आप देवस्थानम बोर्ड को देख लीजिए, आप महंगाई को देख लीजिए, आप कोरोना काल में लोग बिना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के मर गए, और उस प्रदेश में जो प्रदेश देश और दुनिया को बेहतरीन ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, हम 67% रिजर्व फॉरेस्ट और बाकी जो है हमारे खेत भी सोशल फॉरेस्ट है, एक किस्म से सारे जंगल ही हैं। हम ऑक्सीजन के अलावा कुछ पैदा ही नहीं करते, फिर भी हमारी सरकार हमको ऑक्सीजन नहीं दे पाई, और वो 60 के पार निश्चित रूप से। वहीं उत्तराखंड में जन्माष्टमी के मौके पर अब की बार व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। जी हां, बीते 2 साल से कोरोना के चलते जन्माष्टमी सहित कई त्योहार फीके जा रहे थे। वहीं इस बार कोरोना के घटते केसों से सरकार ने छूट भी दी थी, जिसके चलते उत्तराखंड के चंपावत और मसूरी में जन्माष्टमी की धूम देखी गई। चंपावत के देवीधुरा में इस बार मेले का आयोजन किया गया, जिससे व्यापारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं मसूरी में भी इस त्योहार को बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। हालांकि 2 साल के कोरोना काल के बाद अब मंदिरों में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिली है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ घूमने आए सैलानियों ने भी कान्हा के दर्शन किए। आज बच्चों को सजा के आज यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में लाया गया है। बहुत सुंदर प्रोग्राम चलता है, डांस होता है बच्चों का। बच्चों में बहुत उत्साह है, हर्ष और उल्लास है। सर कि मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कृष्ण जी सबको सुरक्षित रखें इस ऐसे कोरोना काल में, और ये कृष्ण जी की ही कृपा है कि आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी लोग अपने थोड़ा मास्क का प्रयोग करें और ध्यान रखें अपने बच्चों का भी। और
वहीं प्रदेश सरकार कृषि और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन पशुपालन विभाग इन दिनों स्टाफ और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। कुमाऊं मंडल में पशुपालन विभाग में 1382 पद स्वीकृत है, लेकिन 973 कर्मचारी ही इस वक्त काम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के कुमाऊं मंडल में कर्मचारी और संसाधनों की भारी कमी इस वक्त देखने को मिल रही है। पशुपालन विभाग में रिक्त पदों के लिए हर महीने MPR निदेशालय को भेजा जाता है। पदों की स्वीकृति शासन स्तर पर की जानी है। इस मामले में पशुपालन मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि स्टाफ और संसाधन की कमी का मामला उनके संज्ञान में आया है। फिलहाल पदों को जल्द भरने का काम किया जाएगा। पशुपालन विभाग कुमाऊं मंडल में टोटल हमारे 1382 पद स्वीकृत है, जिसका अंगेज ने 973 अभी पद में कार्मिक कार्य थे पदस्थ हैं। इस तरह से 490 पद हमारे यहाँ रिक्त चल रहे हैं और इसमें हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो इनके 20 पद, पशुधन प्रसार अधिकारी क्षेत्र प्रसार अधिकारी बात करें तो इनके 198 पद, वैक्सीनेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें। वहीं कलियर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य एडवोकेट महक सिंह सैनी ने किया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने ये संकल्प दिलाया कि हर हाल में अब की बार आप पार्टी की सरकार बनानी है। इस मौके पर कई कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। महक सिंह सैनी का कहना है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर लगातार आवाज उठाई जा रही है और स्थानीय मुद्दों पर भी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हमने यहाँ जितने भी विधानसभा चुनाव कलियर के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मजबूती से आम आदमी पार्टी का संगठन बनाया, आम आदमी पार्टी को मजबूत किया और घर घर तक, जन जन तक आम आदमी पार्टी की नीति पहुँचाई, उनको आज हमने यहाँ सम्मानित किया है सम्मान पत्र देकर। और साथ साथ जो हमारे संगठन के लोग हैं, उनसे अपील की है कि आपको संगठन भी मजबूत करना है, लोगों तक भी जाना है और जो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनको विजयी बनाना है, एकजुट रहना है। और साथ साथ में जो हमारे यहाँ वहीं हल्द्वानी के मुखारी चौराहे पर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार व्यक्ति ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार सवार व्यक्ति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला था। किसी काम के चलते वह हल्द्वानी आया था। वहीं जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।